हेलो दोस्तों, आज हम 6 क्लास पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक का पाठ 2 करेंगे। पाठ का नाम है दोस्तों ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। आइए हम इसको पढ़ते आगे। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर क्या थोड़ी सी चपटी है, मध्य थोड़ी सी उभरी हुई है। आप कल्पना कर सकते हो कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है। वो क्या करता है? वो वास्तविकता में पृथ्वी के जैसा हूबहू दिखता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। ग्लोब बड़े भी हो सकते हैं जो आसानी से एक दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, और कुछ ग्लोब इतने छोटे होते हैं जिनको हम पॉकेट के अंदर भी रखकर ले जा सकते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं दोस्तों, जिसमें पानी या हवा भरकर आसानी से उसको प्रदर्शित किया जाता, दिखाया जाता है। और ग्लोब क्या होता है दोस्तों? शिथिल नहीं होते क्योंकि इनको घुमाया जा सकता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जाता है, इनको यहाँ एक अक्ष यहाँ पर है और एक अक्ष यहाँ पर है, इससे यह अटैच होता है। इसको घुमाया जाता है दोस्तों, लेफ्ट राइट घुमा दिया जाता है इसको, तो ये घूम जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि ग्लोब शिथिल नहीं है। यह क्या है? जैसे कुम्हार का पहिया और लट्टू घूमता है, उसी तरह ये क्या है? ग्लोब घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों का सही आकार में दिखाया गया है। यानी कि इसके अंदर देखो दोस्तों, जो ये ग्रीन कलर का है ये है भूभाग इसका, और जो ये नीले कलर का है ये दिखा रखा है इसके अंदर पानी। और ये अलग अलग महाद्वीप सही प्रकार से सही रेशियो में दिखाया जाता है, यानी कि अनुपात में होते हैं दोस्तों। वास्तविकता में इतने छोटे नहीं होते। ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। हमें कुछ बिंदुओं का रेखाओं की आवश्यकता होती है इसके अंदर दोस्तों दर्शाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसको हम अक्ष बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों, ये वाला ये क्या है? एक सुई है जो झुकी हुई प्रतीत होती है, यानी कि ये तिरछी है यहाँ से यहाँ तक। इसको ही हम क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ठीक है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर यह सुई गुजरती है उनको हम क्या बोलते हैं? उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर नीचे की ओर जो पॉइंट है दोस्तों उसको उत्तरी ध्रुव, और ऊपर की ओर दक्षिणी ध्रुव होता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर गति करनी होती है दोस्तों। एक्चुअल में जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व इसको घुमाते हैं तो हमको वास्तविक डायरेक्शन मिल जाती है। ये वो अक्ष है दोस्तों, इनसे हम घुमाते हैं। अब देखो दोस्तों आगे क्या कहा गया है इसमें। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जो अक्ष है वो काल्पनिक रेखा है दोस्तों। वास्तविकता में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी होती है जो क्या करती है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों। विषुवत रेखा ये रेखा होती है दोस्तों जो पृथ्वी को बीच से काटती है। ये वाली रेखा क्या कराती है? विषुवत रेखा कहलाती है। इसके पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इस वाले को, इस रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा से नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोस्तों। विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी को एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये क्या करती है? एक काल्पनिक वृत्त बनाती है दोस्तों, क्योंकि रेखा भी काल्पनिक है तो वृत्त भी काल्पनिक बनाएगी। पृथ्वी के चारों ओर रेखा खींची गई है काल्पनिक। ठीक है। यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। विषुवत वृत्त क्या करता है? ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों का क्या बोलते हैं? हम अक्षांश बोलते हैं, अर्थात समांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे कि एक ये रेखा हो गई दोस्तों, एक ये रेखा हो गई, और एक ये हो गया वृत्त। इनको हम वृत्त बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ है पृथ्वी के,
तो ये क्या है, समांतर है एक दूसरे के। जितनी दूरी इस वृत्त की इससे है उतनी ही दूरी इस वृत्त की इससे है, उतनी ही दूरी इस वृत्त की इससे। इस तरह ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या प्राप्त होते हैं, हमें अक्षांश वृत्त प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को बताती है। ये क्या है, ये 0 डिग्री है दोस्तों, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। चूँकि विषुवत रेखा क्या है, विषुवत रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, समान है। और ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। इसका माप 360 डिग्री होगा दोस्तों, यानी कि अंश का 1/4 यानी कि 90 डिग्री भाग। ये क्या दर्शाता है दोस्तों, ये वाला हिस्सा यहाँ से सीधा लेके आएंगे तो जो ये बाकी भाग बचा है ये क्या कहलाएगा, 1/4 भाग कहलाएगा पृथ्वी का। तो इसी को बोलते हैं 90 डिग्री अक्षांश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिणी में स्थित सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश में का मान के साथ क्या होता है, इनकी दिशा उत्तर और दक्षिण को भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, जैसे कि ये मान लो विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर जो भी विषुवत वृत्त की रेखाएं आएगी यानी कि वो वृत्तीय रेखाएं आएगी, अक्षांशीय रेखाएं, तो उनको क्या लिखा जाएगा, ऊपर की ओर आएगी तो उनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं और नीचे की ओर आएगी उनको बोलेंगे दक्षिणी। ठीक है, इसी तरह लिखा जाता है। इसके लिए उ और द का प्रयोग किया जाता है। उ का मतलब उत्तर और द का मतलब दक्षिण। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोट दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, यानी कि 20 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो हेरिटोज है वो क्या है, इसके 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा बेलो होरिजोट क्या है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। इस तरह हम क्या करते हैं, इनके मान को प्रदर्शित करते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांशीय समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त क्या होता है, 0 डिग्री होता है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 अक्षांश समांतर रेखाएं और भी होती है। ये 4 समांतर रेखाएं कौन सी होती है दोस्तों, 1 2 3 4 ये वाली रेखाएं होती है दोस्तों। जैसे उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा, फिर आ जाओ नीचे मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये 4 रेखाएं और होती है। इनके अलावा इनके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध ये है वो कर्क रेखा दोस्तों। ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर में। और जो मकर रेखा है ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है और दक्षिणी ध्रुववृत्त है ये 66.5 डिग्री दक्षिण में और उत्तरी ध्रुववृत्त है ये 66.5 डिग्री उत्तर में। अब पृथ्वी का ताप कटिबंध देखेंगे दोस्तों, यानी कि टेम्परेचर इसका कैसा है कैसा नहीं है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य का ताप दोपहर में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे कभी भी सूर्य जो सिर के ऊपर के से नहीं जाता। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो रहते हैं उन्हीं के ऊपर से सूर्य जाता है। ध्रुवों तक सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में
कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तापमान मध्य रहता है, तो इसलिए इसको हम शीतोष्ण बोलते हैं। यानी कि ये कह रहा है दोस्तों, ये है मकर रेखा और दक्षिणी वृत्त ये नीचे वाला, तो ये एरिया है ये शीतोष्ण कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ठंड रहती है। और इधर है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ब्राउन, यहाँ पर ठंड रहती है, तो यहाँ पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या उष्ण कटिबंध है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है। ठीक है दोस्तों। और ये नीचे वाला दक्षिणी वाला, ये दक्षिणी शीत का रहता है, यहाँ पर 24 घंटे बर्फ रहती है, ध्रुवों पर है ये। और यहाँ उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी शीत कटिबंध है क्योंकि यहाँ पर भी बर्फ रहती है। आगे दे रखा है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त उत्तरी ध्रुव है, वो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्षेत्र ठंड बहुत होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? शीत कटिबंध। ये मैंने ऊपर वाला हिस्सा बताया था दोस्तों, यहाँ पर क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। इसी तरह नीचे दक्षिण में भी यहाँ पर भी बर्फ जमी होती है। अब देखते हैं दोस्तों देशांतर क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ये इस तरह की रेखाएं पड़ी थी, यानी कि यहाँ से आई और यहाँ निकल गई। अब पढ़ते हैं ऊपर से नीचे वाली रेखा। जो ये ऊपर से नीचे वाली रेखा होती है ग्लोब में, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं दोस्तों। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप एवं महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उसकी यही स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना होता है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों के बीच में दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन रेखाओं की दूरी देखनी है। ये आगे बीच की 0 डिग्री, अब उस साइड में जाएंगे टाइम घटेगा, इस साइड में जाएंगे टाइम बढ़ेगा, तो इनके बीच की हमें दूरी देखनी है किसी भी चीज़ के वो देखने के टाइम देखने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। इन बीच के जो दूरी देखते हैं दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं? यामोत्तर रेखाएं। इनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों से मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट या मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय योगांतर आपस में मिलती है। यानी कि बीच से इनके बीच का गैप क्या होता है? ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर मिल जाती है। यही बात इनको कहा गया है यहाँ पर नीचे। अक्षांश समांतर रेखाएं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है दोस्तों। इन रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में ही व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां से ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली रेखाओं यामोत्तर है, देशांतर रेखाओं से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर रेखाओं को क्या बोलते हैं? प्रमुख यामोत्तर रेखाएं बोलते हैं, तथा इसका मान क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर होता है। देखो ये है वो प्रमुख यामोत्तर दोस्तों, जो बीच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ब्रिटेन से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री से होती हुई पीछे की ओर से 180 डिग्री आ जाएगी। ये यहाँ पर जो एरो का निशान है, ये वाली रेखा क्या है? 180 डिग्री यामोत्तर से मिलकर पृथ्वी का समान भागों पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। यानी कि ये क्या है? पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पर लिखा भी है पै, यहाँ पर पू लिखा, पू का मतलब पूर्व और पै का मतलब पश्चिम। ठीक है, इसका जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही स्थित रेखा में। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर की अपनी यामोत्तर द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ग्रिड क्या होता है? ये वाला, ये जाल सा बना होता है, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। अगर आपको किसी एक स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो
तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए असम का धुबरी है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, यानी कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ऊपर की ओर है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आप देखोगे यहाँ से चलोगे 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तो 90 डिग्री उस साइड में जाओगे और ऊपर कितना है 26 डिग्री। ये बीच वाली रेखा कितनी थी 0 से 30, तो इसके आसपास में है, तो उस साइड में जाओगे तो 90 डिग्री और 26 डिग्री के पास वो बिंदु मिल जाएगा। आगे दे रखा है दोस्तों ये मैप है, पूरा दर्शाएगा इसमें। ये ग्रीनविच रेखा है डेटिंग टाइम, यानी कि यहाँ से क्रॉस करते ही डेट बदल जाएगी, इधर आते वापस वही डेट हो जाएगी। अब देखते देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है दोस्तों, जो दोपहर के समय छोटी होती है और सूर्योदय सूर्यास्त के समय लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, तो वहां पर क्या होगा, उस यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया पृथ्वी किस ओर चक्कर लगाती है। हम क्या करते हैं, सूरज की गति का अंदाजा लगा लेते हैं पूर्व से पश्चिम, नहीं, लेकिन ये पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है सूर्य पृथ्वी। वे क्या है, स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा। ग्रीनविच क्या दोस्तों, वो मैंने डेटिंग लाइन बताई थी, वो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। उसके पूर्व में है उनका समय क्या है, आगे होगा, और जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी के लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व समय क्या होगा, 1 घंटा आगे होगा, क्योंकि 4 मिनट का मान 1 डिग्री है, तो 15 गुणा में 4 करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। तो ग्रीनविच के समय से क्या होगा, वो 1 घंटा आगे होगा। यहाँ पर 12 बजे है तो वहाँ पर 1 बज जाएगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में होगा, यानी कि ग्रीनविच से पीछे होगा उस रेखा से, तो उसका टाइम क्या होगा, 1 घंटे पहले होगा। यहाँ पर ग्रीनविच पर 12 बजे है तो वहाँ पर क्या बजेंगे, 11 बजेंगे। तो उस समय 180 डिग्री पर क्या होता है, मध्य रात्रि होगी, और 180 डिग्री इस साइड में क्या होगा, दिन होगा। इस तरह दोस्तों आपने समय को जाना। अब हम जानते हैं मानक समय क्यों मानते हैं हम उसी को। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मान में अंतर होता है दोस्तों। ये भारत का मैप दे रखा है दोस्तों, इसमें अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम इसकी लोकेशन को भी जानते हैं और भारत को भी भली भांति अच्छी प्रकार से समझते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरता हुआ द्वारका असम से डिब्रूगढ़ के स्थानीय मान में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आता है दोस्तों, यानी कि गुजरात से यहाँ से लेकर और असम तक लगभग 1 घंटे 45 मिनट का क्या आता है, अंतर आता है। यहाँ पर 4 बजे होंगे तो यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट पहले का समय लगा लो दोस्तों, कितना होगा, उतने बजे होंगे, यानी कि यहाँ पर 2:15 के करीब टाइम होगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या कहता है, यह इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 1.25 घंटे का अंतर है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, जो यामोत्तर रेखा है, जो समय रेखा है, भारत से 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व वाली रेखाएं गुजरती है, ठीक है। तो हम इसी को हम टाइमलाइन मान लेते हैं, इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, समय डिसाइड करते हैं। हमने एक मान लिया, अभी जो समय इस रेखा पर होगा वही समय पूरे भारत में मान्य होगा दोस्तों, ठीक है।
अब आगे पढ़ते दोस्तों। भारत के पूर्व 82.5 डिग्री ग्रीनविच है, वो पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय भारत के ग्रीनविच के समय में 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि हमारा समय भारत से कितना, वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में क्या होंगे, शाम के 7:30 बजे होंगे दोस्तों। कुछ देशांतर यह विस्तार अधिक होता है कुछ देशों का, जिसके कारण वहाँ के समय को अधिक मानक समय मान लिया जाता है। जैसे कि रूस में क्या होता है कि 11 रेखाएं जाती है दोस्तों ऐसी, जो समय बताने वाली होती है, और ये क्या करती है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय में बांट दिया जाता है इस क्षेत्रों को। तो इस प्रकार प्रत्येक समय में से 15 डिग्री देशांतर तक का अंतर आ जाता है। रूस में देखो दोस्तों, अपने भारत में एक रेखा गुजरती है, तो रूस में 11 रेखा गुजरती है। तो इसी के साथ दोस्तों अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है ये। पृथ्वी का सही आकार क्या है, जियोइड के आकार की है। ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक प्रारूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है, कर्क रेखा दोस्तों 30 डिग्री उत्तर। और पृथ्वी के 3 माप ताप कटिबंध कौन से हैं वो बताने। अक्षांश और देशांतर रेखा कौन कौन सी होती है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त हो करते हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन है दोस्तों ये। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आगे की वीडियो में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।